हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 12th की जो दूसरी बुक है विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बुक के जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं, यानी कि जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, वो अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो लॉन्ग आंसर्स अपन अक्सर उनको अपन काफी बार रिवाइज भी करते हैं, उनको लर्न करने में भी अपन ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उन पे अपन इतना फोकस नहीं करते हैं और ये हमारी गलती हो जाती है और यहीं पे हमारे जो नंबर है ना एग्जाम में वो काफी बार कट हो जाते हैं, राइट। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के जो जो प्रोबेबिलिटी जिन जिन क्वेश्चंस की है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, इट इज व्हाट इज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि आपको समझना है स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है। ओके, तो स्टेगनेंट मतलब होता है नो ग्रोथ, जो कि किस चीज को शो करता है, किसी भी तरीके की ग्रोथ को शो नहीं करता है ना, तो उसे अपन स्टेगनेंट कहते हैं। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी बच्चों, ये वो इकोनॉमी हो गई जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, या फिर अगर ग्रोथ होगी भी ना तो बहुत ही कम होगी। ओके, सो कोई भी इकोनॉमी जिसके अंदर ग्रोथ बहुत कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो उस इकोनॉमी को अपन स्टेगनेंट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, सो स्टेगनेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच देयर इज लिटिल और नो स्कोप ऑफ ग्रोथ इन इनकम। ठीक है, तो जो आपकी इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो होती है, इकोनॉमी की जो इनकम होती है, उसके अंदर या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगी या फिर होगी तो बहुत ही कम ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है ना उसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्टेगनेंट इकोनॉमी के नाम से इसको अपन जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लैंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो जो प्रोडक्टिविटी होती है और जो प्रोडक्शन होता है, ये दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, लैंड प्रोडक्टिविटी इज समथिंग डिफरेंट एंड लैंड प्रोडक्शन इज समथिंग डिफरेंट। देखो क्या होता है, प्रोडक्शन यानी कि जब पूरे एरिया के अंदर जो भी आउटपुट निकल के बाहर आ रहा है उसे तो हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन उस लैंड के सिर्फ 1 हेक्टेयर से जो प्रोडक्शन हमारे सामने निकल के आ रहा है, जो आउटपुट हमारे सामने निकल के आ रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके, पूरे जमीन के अंदर कितना जो भी आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो हो जाता है आपका प्रोडक्शन, लेकिन उस पूरी जमीन में से अगर सिर्फ अपन 1 हेक्टेयर का काउंट करें कि 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके, सो लैंड प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल लैंड प्रोडक्टिविटी। ओके, चलिए व्हाट इज मेंट बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। सो ये एक ऐसे तरीके की फार्मिंग है जिसके अंदर ओनली सबसिस्टेंस क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। अब देखो इसके लिए ना सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि आप सबसिस्टेंस का मतलब समझो। सबसिस्टेंस मतलब होता है कि अपना 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 और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए जो फार्मिंग की जाती है, ठीक है, उसको अपन सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। एक होती है कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, जो कि मार्केट में सेल आउट करने के लिए जिस क्रॉप्स को मतलब जिस क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज कमर्शियल क्रॉप। एक होती है सबसिस्टेंस, जो कि ऐसी प्रोडक्शन होता है जो कि खुद का पेट भरने के लिए और खुद की फैमिली का पेट भरने के लिए जो खेती बाड़ी की जाती है ना, उसको अपन सबसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप अब इस डेफिनेशन को समझो। So subsistence agriculture is a form of farming in which only subsistence crops, यानी कि सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को यहाँ पे उगाया जाता है जो कि क्या किसके लिए यूज की जाए, खुद की फैमिली के लिए ही यूज की जाए। ओके, आर ग्रोन टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, जो परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जरूरतें जो हैं, उसको पूरा करने के लिए जब खेती बाड़ी की जाती है तो उसको अपन सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। लेकिन जब यही खेती अपन मार्केट में सेल आउट करने के लिए करते हैं तो उसको कमर्शियल फार्मिंग या फिर कमर्शियल क्रॉप्स के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो आ गया ये, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन
टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि आप सेल्फ कंजम्पशन से कहां पे शिफ्ट हो जाते हो, आप शिफ्ट हो जाते हो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने के अंदर। एक तो होता है कि आप सेल्फ कंजम्पशन यानी कि आप खुद का पेट भरने के लिए आप खेती बाड़ी कर रहे हो, जो कि अपन ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझी। लेकिन ये जो होता है ना कमर्शियलाइजेशन, इसके अंदर आप मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो ताकि आप मार्केट में उसको सेल आउट कर सको। ओके, सो इट इज द शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन ऑफ द मार्केट। इसको ही अपन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। सो इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो हमें ये पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर? ये वो सेक्टर है जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, नेचर से हम जुड़े हुए रहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे सभी तरह की जो भी सर्विसेज हो जाती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। करेक्ट। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर डिवोटेड हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो ये जो चार्ट है ना बच्चों, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है, इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के नाम से इसे अपन जानते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? अब देखो लिटरेसी रेट हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हो गई, ठीक है। ये कुछ ऐसी रेट्स आएंगे जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अपन ने ये बुक पढ़ी थी ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जब अपन बात कर रहे थे, तो इसके अंदर ये मोस्टली हर चैप्टर के अंदर आपसे ये रेट्स के बारे में पूछा गया है, आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये इनका मतलब क्या होता है ना, क्योंकि काफी बार एग्जाम में आप लोगों से सिर्फ डायरेक्टली आपसे जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाएगी, और अगर आप डेफिनेशन बताने में भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर हो सकता है कि आपके नंबर वहां पे कट जाए, ठीक है। तो एनीवेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स, यानी कि 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जीवित नहीं रह पाए। ओके, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई। तो वो जो रेशियो है दैट इज व्हाट यू कॉल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स। इन्फेंट रेफर्स टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट्स हम किसे कहते हैं? जो 1 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपन इन्फेंट के नाम से जानते हैं। तो 1000 बच्चों में से, मतलब जो 1000 पैदा हुए हुए बच्चे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जीवित नहीं रह पाए हैं, इसका जो रेशियो होता है इसको अपन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, चलिए व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऐसी मतलब एवरेज एज क्या है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, लोगों के जिंदा रहने की एवरेज एज क्या है। कि भाई कहीं के तो लोग 70 उम्र तक जी रहे हैं, कहीं के लोग 80 उम्र तक जी रहे हैं, कहीं के लोग 30 तक ही जी रहे हैं। मतलब एक एवरेज एज होती है, उसी को ही अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से जानते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, ठीक है। इट्स अ एवरेज ईयर, जो कि एक वहां के मतलब जिस भी जगह की अपन बात करें वहां के लोग इतना तो मतलब जीते ही जीते हैं। तो एक एवरेज एज होती है, उसी को अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लिटरेसी रेट। अब देखो लिटरेसी रेट भी आ गई यहाँ पे। सो इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ पीपल in a certain sample of population that can read and write, ठीक है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये वाला रेशियो हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसी भी एरिया की और वहां की टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पे उस टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं, तो इनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसको अपन लिटरेसी रेट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, चलो व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन सेंसस। अब पॉपुलेशन सेंसस से आप क्या समझते हो? सो इट इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन साइज along with complete demographic profile of the country, यानी कि किसी भी जगह में कितनी
वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। और जब अपन बात करते हैं ना बच्चों डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो इसके अंदर अपन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। लिटरेसी रेट हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, डेथ रेट हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इनको अपन डेमोग्राफिक प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तो किसी भी जगह का पॉपुलेशन साइज क्या है और वहां के डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपका किसके अंदर इंक्लूड होती है बच्चों? पॉपुलेशन सेंसस के अंदर इंक्लूड होती है। सो इट इज डिटेल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज अलोंग विद कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट इज स्टेट टू मेन इंडिकेटर्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ मैसेस। यानी कि आप बड़ी मात्रा में कैसे बताओगे, मतलब ज्यादा जब जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, आप वहां पे किस तरीके से बताओगे कि वो जो जगह है या वहां के जो लोग हैं वो गरीब हैं और बैकवर्ड हैं। तो इनको बताने के आपको कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर्स होंगे ना जिसके थ्रू आप इनको मतलब ऐसे मापते हो। तो वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो टू मेन इंडिकेटर्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी आर हाई मोर्टेलिटी रेट एंड दूसरा इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, डेथ रेट बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां के लोग गरीब हैं, वहां के लोग बैकवर्ड हैं। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां की कम होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल तक जिएंगे, 40 साल तक जिएंगे। क्यों? अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि वो लोग और वहां जो भी जगह की, जिसको भी अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वो जगह और वहां के लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं और गरीब हैं। गरीब हैं इसलिए वो अपना इलाज नहीं ले सकते अगर बीमार हो जाएंगे तो, है ना, तो उनके पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, दैट इज डेथ। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि वहां की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा वहां पे हाई है। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं जो कि शो करते हैं किसी भी जगह के ऊपर कि भाई वो कितनी बैकवर्ड है और वहां के लोग कितने ज्यादा गरीब हैं। ऑलराइट, चलिए What is economic planning? अब economic planning क्या होती है? So it refers to a system under which a central planning authority sets a set of targets. अब देखो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, तो हमारे ना कुछ सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो क्या करते हैं, वो कुछ टारगेट्स सेट करते हैं, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कुछ क्या करती है, सबसे पहली तो चीज टारगेट सेट करती है एंड स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोस टारगेट्स विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जो टारगेट सेट किए गए हैं, अब उन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं और ये तय किया जाता है कि इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या करनी है, वो पूरी करनी है, यानी कि जितने भी हमारे टारगेट्स हैं उनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बताओगे कि सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो कुछ टारगेट सेट करती है और टारगेट के बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनती हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं और फिर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है या फिर उनको अचीव किया जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी को अपन इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, लैंग्वेज आपको अपनी बनानी है और अपनी लैंग्वेज में उसको अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हर एक चीज का, जो भी चाहे छोटी सी छोटी चीज हो चाहे बड़ी सी बड़ी चीज हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाओ। अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो फिर आप आसानी से अपनी लैंग्वेज के अंदर भी उस आंसर को अच्छे से पोर्ट्रे कर लोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझो तो इसको भले कितना भी रट लो, आप आंसर शीट के अंदर उसको नहीं अच्छे से मतलब एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्टिव प्लानिंग। अब डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो क्या होता है यहाँ पे ना, डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर ये एक ऐसी प्लानिंग है जहां पे क्या किया जाता है, डायरेक्टली फोर्सेस जो है, हमारे मार्केट के फोर्सेस जो है, जो डिमांड है और सप्लाई है, इनके ऊपर प्लानिंग की जाती है so that the system does not go wayward from the state of equilibrium. It is a pursuit in capitalist economy. तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई ये क्या है, ये दोनों मार्केट के फोर्सेस हैं। अब इन दोनों फोर्सेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्लानिंग लगाई जाती है, उसी को अपन डायरेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। अब ये प्लानिंग इसलिए लगाई जाती है कि भाई दोनों ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन से बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जितनी सप्लाई उतनी डिमांड हो, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो। अब ये दोनों बराबर रहें, इसके लिए कुछ ना कुछ डायरेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके और ये मोस्टली कहाँ देखा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसको ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है। डन, चलिए व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब तीसरी तरीके की प्लानिंग होती है आपके लोगों के सामने, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब ये क्या होती है,
So it is a system in which government herself participates in the process of growth and development. तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जब गवर्नमेंट खुद अपने आप से पार्टिसिपेट करती है तो उसको अपन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इट इज परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज इन मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखो गवर्नमेंट का रोल आपको सबसे पहले तो कहाँ पे, कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो और कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में। वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और जो हमारी गवर्नमेंट वाली इकोनॉमी होती है, दोनों का ही रोल देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी को भी थोड़ा सा साइज कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी अपन ने बात करी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कि भाई जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है ये मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखी जाती है। तो कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं। So it is an economy in which means of production are owned by individuals and they are free to take their economic decisions. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है इकोनॉमी में, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल खुद लेता है, ठीक है। और इंडिविजुअल खुद लेकर के ही पूरी इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग वो चलाता है कि भाई उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सा सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस नहीं देखा जाता है, यहाँ पे मोस्टली लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। मतलब यार हमारे जो प्रोड्यूसर्स है ना, उन लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि उनको कितना और किस हद तक प्रोडक्शन करना है। करेक्ट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इस इकोनॉमी का जो सबसे मेन प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। इनका मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोसाइटी का वेलफेयर, ये सारी चीजें इनके मतलब इनके दिमाग में नहीं होती। इनको क्या करना होता है, इनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, इसलिए वो उस सेक्टर के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिच होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि रिचर सेक्शन जो है वो ही इनके गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से परचेज करेगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोल हमारा गवर्नमेंट का देखा जाता है। सो इट इज एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे मीन्स ऑफ, अब सोसाइटी से यहाँ पे मतलब क्या है, सोसाइटी से मतलब है गवर्नमेंट। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पे कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है या फिर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारे किसके होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के होते हैं एज अ होल इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट खुद लेती है, आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है मेन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें ना ये काफी बार आपसे ना एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। तो अब क्योंकि एग्जाम में जब आप लोगों से पूछ ली जाती है आप कंफ्यूज जाते हो, है ना, आपको पता नहीं होता कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो इसी वजह से ना ये छोटे छोटे आंसर्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप बड़े आंसर लिखते वक्त इन छोटी छोटी बातों से कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दोनों ही आ जाएंगे, कैपिटलिस्ट भी आ जाएंगे और सोशलिस्ट भी आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स का भी रोल देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का रोल भी देखने को मिलेगा। So mixed economy is an economy in which there is a private as well as public ownership of means of production. तो जो means of production है उसकी ownership प्राइवेट के हाथों में भी है और पब्लिक के हाथों में भी है। However, there are, this is R, okay? However, there are government control as well as regulation with the view of maximization social welfare. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और वो चाहते हैं कि सोशल मतलब सोसाइटी का वेलफेयर हो, साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उस पर भी वो लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या समझते हो? सो इट इम्प्लाइज अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो लंबे समय से जब किसी भी इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो बढ़ता जाता है तो इस
पूरी सिचुएशन को हम किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। देखो, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट यानी कि भाई उस इकोनॉमी के अंदर रोड्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन जीडीपी, अगर उस इकोनॉमी का जीडीपी हर साल बढ़ते जा रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अपन ग्रोथ के नाम से शो करते हैं। ठीक है, सो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डेवलपमेंट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए, what is full employment? अब full employment क्या होता है? So it refers to a situation when all those who are able to work and are willing to work at the existing wage rate are getting work. तो full employment एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो लोग भी काम करने के इच्छुक हैं उनको काम मिल रहा है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करना चाह रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, चलिए, what is modernization? Modernization से आप क्या समझते हो? So it refers to updation and adaptation of modern technology in the process of growth. तो growth के process में जब आप modern चीजों को एक्सेप्ट करते हो, जब आप अपडेट करते हो, अपडेशन को जब आप एक्सेप्ट करते हो, अडॉप्ट करते हो आप नई नई टेक्नोलॉजी को, तो उसको ही अपन मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी जब हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना, अपडेट करते हैं हमारी चीजों को, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। करेक्ट, चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ सफिशिएंसी? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हो? दिस इज योर क्वेश्चन। सो इट मींस डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। हम दूसरे देशों के गुड्स पे हम यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। तो जब हम हमारे ही बनाए हुए गुड्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ सफिशिएंसी कहेंगे। मोस्टली ये फूड ग्रेन्स के अंदर देखा जाता है, पर्टिकुलरली इन फूड ग्रेन्स, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम मोस्टली सभी चीजों के लिए हम किस पे डिपेंड थे? दूसरे देशों पे डिपेंड थे। ठीक है, तो डोमेस्टिकली हम बहुत ज्यादा वीक थे, हम खुद कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे सोचा बड़े लोगों ने कि भाई हमको खुद को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और उसके बाद में हर चीज में हम लोग डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करने लगे थे। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इट रेफर्स टू दैट फार्मिंग विच इज डन टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर द फार्मिंग फैमिलीज। तो ये वो फार्मिंग होती है जो कि फार्मिंग फैमिलीज अपनी खुद की फैमिली के लिए करती है। ठीक है, ये वो खेती बाड़ी होती है जो कि फार्मिंग फैमिलीज अपनी खुद के लिए करती है। इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर सेल्फ कंजम्पशन यानी कि खुद के कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप्स यहाँ पे उगानी है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, रेदर देन कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, किसकी बजाय? भाई कमर्शियल मार्केट के बजाय खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए यहाँ पे जिन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है उस पे ये लोग फोकस करते हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? अब देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक एग्जांपल के थ्रू मैं हर बार आपको समझाया है, तो वही एग्जांपल मैं एक बार वापस से आपको समझाऊंगी। तो सपोज करो एक पीस ऑफ लैंड है। ओके, सो इस पीस ऑफ लैंड पे काम करने के लिए, छोटा सा ही है, तो इस पीस ऑफ लैंड पे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब तीनों ये एक ही फैमिली के हैं सपोज, तो अब टोटल मेंबर्स इनकी फैमिली में सपोज करो 5 लोग हैं, और 5 में से 3 लोग इसमें काम कर रहे हैं, और 3 लोगों के काम करने से इसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो बचे हुए 2 लोग हैं, अब ये क्या करते हैं कि वो उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जब ये 3 लोग मिलके कमा रहे थे, जब 3 लोग मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे थे, तब ये प्रोडक्शन कर पा रहे थे सपोज 50 kgs का। ठीक है, और जब ये 5 लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तब भी ये कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं? 50 kgs का। ठीक है, तो जब 3 लोग सफिशिएंटली काम कर रहे हैं तब भी 50 kgs, तब 5 लोग काम कर रहे हैं तब भी 50 kgs। तो ये यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो ये है कि इन दोनों लोगों को हम यहाँ से हटा दें तो इस लैंड के प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखें तो हमें ये पता लगता है कि भाई ये दोनों लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए एम्प्लॉयड है। अगर हम अच्छे से इनको समझें तो ये अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अगर इन दोनों को यहाँ से उठा करके किसी ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे वो ये प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि वहां पे ये एज
एज एम्प्लॉयड काउंट होंगे। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, इसको अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। सो इट रेफर्स टू हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं? नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये दिस इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन व्हेन मोर पर्संस आर एंगेज्ड इन द फार्मिंग देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट। देखो यहाँ पे जितनों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयड है जिनकी जरूरत भी नहीं है। ओके, सो देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम गिवन पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसी को यहाँ अपन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लो, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से लंबे समय तक के लिए याद रख लो, तो आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये याद रह जाएगा। ओके, चलिए, व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा है। सो इट रेफर्स टू रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, सो इट रेफर्स टू रिफॉर्म्स और चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब लैंड रिफॉर्म है तो यानी कि जो जमीन है उसके अंदर चेंजेस की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, और लैंड से हमारा मतलब जमीन नहीं है, यहाँ से हमारा मतलब एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस की यहाँ पे बात की जा रही है। सो इट रेफर्स टू रिफॉर्म्स और चेंज इन एग्रीकल्चर बॉट बाय द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू। अब जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंजेस लेके आई है एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे कि ओनरशिप ऑफ होल्डिंग। भाई पहले क्या था कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वो अमीरों के हाथ में होती थी, गरीबों के हाथ में कुछ होती नहीं थी। तो फिर सरकार ने सोचा कि नहीं, हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, तो जो लैंड होल्डिंग्स है उनको इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। दूसरी चीज क्या है? लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। अब वहां पे क्या था कि जिनके खुद की जमीन होती थी वो खुद काम नहीं करते थे, अपने जमीन पे काम करने के लिए छोटे मोटे किसानों को रखते थे और बदले में उनको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी या फिर मतलब कुछ भी पेमेंट इन काइंड कर देते थे। तो ये चीज यहाँ पे खत्म की गई। फिर लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा इन लोगों से वसूला जाता था, तो ये भी चीज यहाँ पे खत्म की गई। साइज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। और पहले क्या होता था कि जैसे तीन बड़े बड़े किसान हैं, उन्हीं के हाथों में ही पूरे गांव की जमीन है, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। मतलब इतने सारे लोग हैं जिनके पास में बिल्कुल खुद की कोई जमीन नहीं है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो जो लैंड होल्डिंग जो है ना कि भाई एक व्यक्ति के पास में इतनी ही जमीन रहनी चाहिए, ये सरकार ने तय कर दिया कि भाई अगर एक व्यक्ति के पास में इतनी इस जमीन से ज्यादा अगर कोई जमीन है तो वो गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी उन लोगों को जिनके पास में खुद की जमीनें नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, चारों पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स आपके लैंड रिफॉर्म्स या फिर एग्रीकल्चर चेंजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑलराइट, चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। सो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मैं आपको समझा चुकी हूं। इट मींस अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू फार्मर एट वन पर्टिकुलर लोकेशन in place of his scattered piece of land at several location। तो देखो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक फार्मर है, उसके पास में बहुत सी जमीन है, एक जमीन यहाँ पे है, एक जमीन वहां पे है। तो अब ऐसे तो क्या हो जाता है कि भाई इस सिचुएशन के अंदर तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनसे उनके जो भी बिखरे हुए जमीन है ना वो सब इकट्ठी कर ली और जितना उनका बनता है उनको एक ही जमीन दे दी। तो इसको अपन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के नाम से जानते हैं। ओके, स्कैटर्ड लैंड की बजाय उनको एक पर्टिकुलर लैंड दे दिया। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स क्या होता है? सो इट रेफर्स टू मैक्सिमम होल्डिंग साइज फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब एक बंदा मैक्सिमम कितनी जमीन अपने पास में रख सकता है, इसको ये अपन क्या बोलते हैं? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स कहते हैं। ओके, सो इट रेफर्स टू द मैक्सिमम होल्डिंग साइज फॉर एन इंडिविजुअल फार्मर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग एक बंदे के पास में कितनी जमीन होनी चाहिए, इसी को ही अपन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग के नाम से जानते हैं। What is cooperative farming? Cooperative farming क्या होती है? So it is a system wherein farmer voluntarily pool their resources for cultivation the soil। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी farmers हैं, मतलब जितने भी फार्मर्स हैं वो सब क्या करते हैं कि सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब इकट्ठे होकर के साथ में खेती करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सबकी अलग अलग जमीन है, नहीं। जो गरीब किसान होते हैं ना वो साथ में इकट्ठे होकर जमीन खरीदते हैं, साथ में इकट्ठे होकर के उस जमीन पे मेहनत करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर जो भी प्रोडक्शन हुआ होता है वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, ऑल्सो दे सेल देयर आउटपुट कलेक्टिवली। वो जो भी उनका आउटपुट होता है उसको साथ में ही मार्केट में बेचते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। द आइडिया इज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब इस कोऑपरेटिव फार्मिंग के पीछे का आइडिया क्या है कि हमारी इंडिविजुअली कॉस्ट सबकी कम हो जाएगी और जो प्रॉफिट है वो सबका बढ़ जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैलोइंग इन एग्रीकल्चर। सो फैलोइंग का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर के अंदर, ये आपको बताना है। सो इट इज अ प्रैक्टिस। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर अपन लैंड की जो फर्टिलिटी होती है ना उसको अपन मेंटेन करते हैं। तो वो अपन मेंटेन किस तरीके से करते हैं कि भाई उस थोड़े टाइम के लिए उस जमीन पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं।
तो फैलोइंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि उस जमीन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एज अ अनकल्टिवेटेड लैंड, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है वापस से ग्रो कर जाए, समटाइम्स सो दैट इट रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी। तो इस प्रैक्टिस को अपन फैलोइंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच द कंट्री इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो कि हमारी जो कंट्री है वो इस मार्कर को दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। फिर हम सोचें कि नहीं, अब हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, अब ये जो मार्कर है ये हमें खुद को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इसे खुद को जब हम हमारी डोमेस्टिकली हम इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से हम इसे जानते हैं, कि भाई जो प्रोडक्ट हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम उस इंपोर्ट को बंद करके अब हम खुद ही हमारी इकोनॉमी में उसको हम ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। So it refers to policy of domestic production of goods which the country is importing from rest of the world. It focuses on saving foreign exchange. अब ऐसा करने से मतलब ऐसे करने के पीछे रीजन क्या है कि भाई हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज को सेव करके रखना है। भाई इंपोर्ट होगा तो हमें उनको पे करना पड़ेगा तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज होंगे वो कहीं ना कहीं कम होते रहेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उन प्रोडक्ट्स को खुद ही हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ एक्सप्लोरिंग फॉरेन डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी डोमेस्टिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस हुई है उनकी डिमांड हमें क्रिएट करवानी है दूसरे देशों में, और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो इसी को ही अपन एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम से जानते हैं। इट फोकसेस ऑन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब इस ऐसा करके हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो ऐसा करने से हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज है दूसरे कंट्रीज का वो बढ़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाउ इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। सो इट इज डिफाइंड एज वन ऑफ विच इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ ₹5 करोड़ से ऊपर नहीं होता है, ओके। तो इनको अपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। तो फिर अपन बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय कमांडिंग हाइट्स। कमांडिंग हाइट्स का क्या मतलब होता है। सो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को ही अपन ऐसी इंडस्ट्रीज को ही अपन कमांडिंग हाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन इंडस्ट्रीज को हम कमांडिंग हाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। सो इट रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग कंट्रीज जो है, यानी कि हमारे वर्ल्ड की जो अलग अलग मतलब अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में आपस में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसी को ही अपन इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। What do you mean by gains of trade? अब gains of trade क्या होता है। gains मतलब आप लोगों को पता है, trade आप लोगों को पता है। So it refers to benefit. benefit क्या show करता है, gains को show करता है। So it refers to the benefits of trade of rising out export and import of the goods and services. तो जब हम import कम करते हैं, export हम ज्यादा करते हैं, जब हमको benefit ज्यादा होता है तो उसे अपन gains of trade के नाम से जानते हैं। What is volume of trade? volume of trade क्या होता है, तो quantity, quantum कि हम कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द क्वांटम और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो एक कंट्री कितना क्वांटम यानी कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उसी को अपन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। What is direction of trade? अब direction of trade क्या होता है। So it refers to countries to which a country export its goods and services and the countries from its import. तो direction की बात कर रहे हैं तो मतलब एक जो कंट्री है वो किस कंट्री से किन देशों से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वही डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है, ओके। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होता है। सो इट रेफर्स टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि आप किन गुड्स और सर्विसेज का मतलब किस तरीके के गुड्स और सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, वही क्या बनाता है, आपके पूरी की पूरी ट्रेड को बनाता है। दैट इज व्हाट यू कॉल कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। सो इट इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। कैसे, हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो भी हमारे गुड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में बेच करके।
by promoting domestic exports and making domestic industry competitive in the international market. तो हम जब हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को दूसरे देशों में बेचेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी दूसरे कंट्रीज की इंडस्ट्रीज से, और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैं आपको समझा चुकी हूं क्या होता है। सो इट्स बेसिकली इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ सेविंग फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फॉरेन एक्सचेंज हम सेव करते हैं कैसे, डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोड्यूस कर करके। ऑलराइट, व्हाट इज ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, तो जब हमारे पास में मतलब जब हमने दूसरे देशों से कम लिया होता है और दूसरे देशों को ज्यादा दिया होता है। कम लेंगे तो हमारी फॉरेन जो करेंसी वो सेव रहेगी, और ज्यादा देंगे तो हमारे पास में ज्यादा आएगा। तो ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जब हमारा ज्यादा होता है इंपोर्ट से तो उसको अपन ट्रेड सरप्लस के नाम से जानते हैं। बिफोर 1991 which country did India have the highest export and import with? तो 1991 से पहले जो हमारी कंट्री है उनका किसके साथ में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो 1991 से पहले इंडिया हैड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स विद द यूएसए। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया के किनके साथ में होता था, यूएसए के साथ में होता था। ओके, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेक्शन जो होता है इसका क्या मतलब होता है ये आपको समझाना है। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर हमारा देश यानी कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, किससे प्रोटेक्ट करता है, इंटरनेशनल कंपटीशन से, है ना। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे प्रोटेक्ट करता है। डोमेस्टिक मार्केट फॉर द फॉरेन गुड्स इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। अब किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हमने ये तो कह दिया कि भाई हमारा जो कंट्री है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो जो गुड्स होते हैं उनको पहले तो खुद प्रोड्यूस करता है जिनको भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब ये है कि जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम उनके आगे रेस्ट्रिक्शन, हैवी ड्यूटी लगा करके रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो जब रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बाहर के गुड्स हमारे देश में आ नहीं पाएंगे और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। यानी कि अब उनके पास में कोई भी कंपटीशन नहीं है, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज उनके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो जितना चाहें जैसी मर्जी चाहे यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन होती है किसकी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की। ओके, What is meant by economic reform? रिफॉर्म का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, रिफॉर्म मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, सो इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू अचीव इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए जाते हैं जिसको अपन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, so it refers to borrowing by the government owing to excess of its expenditure over receipts during a year। तो देखो क्या होता है कि अगर एक साल के अंदर हमने, हमारी सरकार ने क्या किया होता है, खर्चे ज्यादा किए होते हैं अपनी इनकम से, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ते हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, इनकम कम हुई है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने बैलेंस करने के लिए बोरो करना पड़े, और इस सिचुएशन को अपन फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। सो इट रेफर्स टू बोरोइंग by the government owing to the excess of expenditure over receipts during a year। Next is define liberalization। So liberalization क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सो इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो देखो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि भाई पहले क्या था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी उनके साथ आगे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था। कैसे कि भाई इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी हाई थी नहीं, तो दूसरे कंट्रीज जो थी वो अपना गुड्स यहाँ पे भेजती रहती थी, तो अब होता ये था कि लोग ज्यादा उन गुड्स को डिमांड करते थे। तो हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी वो इतना खुद को बिल्डअप नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो रहा था कि भाई हमारे गुड्स को कोई पूछ नहीं रहा था और दूसरे देशों के गुड्स की यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही थी। तो फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अब हम इट्स टाइम कि जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो, तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हैवी ड्यूटीज लगा दी इंपोर्ट पे। तो जब इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मौका मिला, टाइम मिला कि वो खुद को बिल्डअप कर पाए। अब उन्होंने खुद को बिल्डअप किया,
यहाँ के लोगों ने मतलब हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो लोग हैं उन्होंने हमारे ही देश के बनाए हुए गुड्स की डिमांड करी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि अब हमारे जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी अच्छे से बिल्डअप हो गई थी। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब बिल्डअप तुम जब हो ही चुके हो तो नाउ इट्स टाइम कि अब तुम कंपटीशन फेस करो। अब कंपटीशन फेस करने से होगा क्या? भाई सरकार चाहती तो कंपटीशन नहीं रखती, लेकिन कंपटीशन फेस करने से होगा ये कि भाई आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे, दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को देख करके कुछ कुछ सीखोगे और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाओगे। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमको जो भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बारी है। तब उन्होंने क्या किया था कि ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा सा आसान बना दिया था, थोड़ा सा लिबरल बना दिया था, ताकि दूसरे देशों के गुड्स जो हैं वो हमारे देश में इजिली इंपोर्ट हो सकें, और इसी को ही अपन लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, सो लिबरलाइजेशन मींस फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल था उससे फ्रीडम मिल गई। अब ये कंट्रोल लगाया किसने था? गवर्नमेंट ने लगाया था, बाय द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट ओनर एंटरप्राइजेस। तो जो हमारी सरकार की जो एंटरप्राइजेस हैं, जो भी एंटरप्राइजेस हैं जिनके सरकार ओनर है, अब ऐसे सिचुएशन में जब कुछ एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट प्राइवेट को दे देती है तो इसको अपन प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके, What do you mean by globalization? अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट यानी कि मिलती है किससे? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, यानी कि दूसरे दूसरे कंट्रीज से। कैसे? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके। So it is a process of integrating the domestic economy with the rest of the world through the market forces, demand और supply market forces, trading के बेसिस पे जब हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों से जब इंटीग्रेट होती है, आपस में मिलती है, तो इसी को ही अपन ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बनाया हुआ गुड अगर दूसरे देश में बिक रहा है और वहां पे प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स अगर हमारे देश में बिक रहा है, तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल रिफॉर्म? अब रिफॉर्म का मतलब तीसरी बार, रिफॉर्म मतलब क्या होता है? चेंजेस। अब फिजिकल रिफॉर्म का क्या मतलब है? सो फिजिकल रिफॉर्म रिलेट टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब फिजिकल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल मतलब बोरोइंग। ठीक है, तो जब बोरोइंग करने पड़ती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आना पड़ता है, क्योंकि बोरोइंग तो आप कब तक करोगे, तो अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे लेके आने पड़ते हैं। दीज रिफॉर्म फोकस ऑन टैक्स रिफॉर्म्स। अब इन चेंजेस को आप जैसे सपोज करो कि अब हम क्या है, अब हम डेफिसिट में, अब हम ऐसे सिचुएशन में है कि हमने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, हमारी इनकम नहीं है। तो अब खर्चा क्योंकि बहुत ज्यादा कर दिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। ठीक है, तो दीज रिफॉर्म फोकस ऑन टैक्स रिफॉर्म्स ऑन द रेवेन्यू साइड एंड फिजिकल डिसिप्लिन, रैशनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। और दूसरी तरफ क्या करती है? एक तो टैक्स बढ़ा देती है, दूसरी तरफ क्या करती है कि भाई खर्चे उसी जगह करती है जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे जरूरत के खर्चे नहीं लगते वहां पे सरकार खर्चे करना बंद कर देती है। तो इन दोनों तरीके से चेंजेस लेके आती है और बैलेंस करती है अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चों को और अपनी इनकम को। ओके, चलिए, डिफाइन डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है इसको आपको समझना है। सो इट रेफर्स टू पॉलिसी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू अ कंट्री लोअर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखो क्या होता है कि जब हमारी, जैसे सपोज करो कि पहले क्या था, $1 जो है वो मान लो ₹60 का था या फिर ₹40 का था। अब वही $US जो है अगर इसकी प्राइस ₹60 हो गई तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर हम के कौन से सिचुएशन में है? हम हैं मतलब डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमारी करेंसी का क्या हुआ है? हमारी करेंसी का लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू में यहाँ पे गिरावट हुई है। अब ये जो वैल्यू जब हमारी करेंसी की कम हुई है, ये दो तरीके से होती है, या तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होती है ना, डिमांड सप्लाई, या फिर इसे गवर्नमेंट खुद करती है। तो जब मार्केट फोर्सेस के थ्रू होती है तो इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको अपन? डेप्रिसिएशन। और जब गवर्नमेंट इसको करती है तो इसको अपन बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ओके, so it refers to policy action of the government of a country to lower the value। अब यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? लोअर हो गई है in relation to the other currency of the world। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल डिवैल्यूएशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब इसे मार्केट फोर्सेस करते हैं ऐसी सिचुएशन को क्रिएट, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट खुद इंटेंशनली डेलिबरेटली इस चीज को करती है तो इसे डिवैल्यूएशन के नाम से हम जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ना काफी
चीजों पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है, अपने असेट को बढ़ाती है। फिर जब वो बोरो करती है, मतलब फिर एक ऐसा भी फेज आता है जब गवर्नमेंट बोरिंग करती है, तो अब उस बोरिंग को चुकाने के लिए जो भी उन्होंने एसेट खरीदे हुए हैं, जब उन एसेट को दोबारा से बेचती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से हम जानते हैं। सो इट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो जो सरकार के खुद की अंडरटेकिंग्स जो होती है, जो उनके खुद के एसेट होते हैं, जब वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचती है तो उसको अपन डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज लाइक कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एटसेट्रा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। तो जब हम ये सारी सर्विसेज दूसरे देशों से जब हम परचेज करते हैं, जब दूसरे देशों से हम हमारे देश में लाते हैं, तो उसको अपन आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, What do you understand by the poverty? अब गरीबी से आप क्या समझते हो? पॉवर्टी से आप क्या समझते हो? So it implies inability to get minimum consumption requirements for life, health and efficiency. तो जब आप कम से कम जो मिनिमम बेसिक चीजें होती हैं, जब आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आप उस सिचुएशन को पॉवर्टी के नाम से जानते हो। तो मिनिमम कंजम्पशन यानी कि मिनिमम जो आपके खाने के लिए चाहिए आपको, जब आप वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते हो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ जब अफोर्ड नहीं कर पाते हो, हेल्थ के ऊपर आप ढंग से अपना ध्यान नहीं दे पाते हो, जो मिनिमम आपके लिए जरूरत है एफिशिएंसी पे, तो इसको अपन पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से मतलब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? तो देखो इसके अंदर ना, जब अपन रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर कंपैरिजन आ जाता है। सो इट रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ वन सेट ऑफ पीपल इन रिलेशन टू दी अदर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ग्रुप्स को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि ये किस बेसिस में, मतलब जैसे इनकम के बेसिस पे देख लिया जाए तो दो ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप में से जिसकी इनकम कम है वो गरीब है। कंजम्पशन के बेसिस पे देखा जाए तो इन दोनों ग्रुप्स में से जिनका जो कंजम्पशन के बेसिस में कम है तो वो गरीब है। तो जब आप दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हो अलग अलग इंडिकेटर्स पे, तो उसको अपन रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। फिर दूसरी आती है आपके एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जो कि हर एंगल से गरीब है। जो व्यक्ति इनकम भी कम है, कंजम्पशन के लिए भी उसके पास में नहीं है, घर नहीं है, मतलब कपड़े नहीं है, ये सारी चीजें जिसके पास नहीं, उसको अपन एब्सोल्यूट पुअर कंसीडर कर देते हैं। सो इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमारे देश के अंदर हम एक तरीका यूज करते हैं, उसको अपन पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। पॉवर्टी लाइन से बिलो जो भी होते हैं उसे अपन बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उससे अबव जो होते हैं उसको अपन अबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी लोग होते हैं वो हद से ज्यादा गरीब होते हैं, मतलब उनके पास में अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में ही। सो इट इज दैट लाइन, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है विच एक्सप्रेसेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बाय विच पीपल कैन सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है। तो इस लाइन से नीचे जो भी लोग होते हैं उनके पास में इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने मंथली जो भी उनकी बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर पाए, अपना खान पान, अपना रहना है ना, अपना शेल्टर, फूड और कपड़े वगैरह, इन सब चीजों को भी जो लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो इस लाइन के नीचे कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल पॉवर्टी लाइन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट डू दी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिकेट। अब जो लोग इस पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, नीचे हैं, उनको वो क्या इंडिकेट करते हैं? सो इट इंडिकेट्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो ये वो इंडिकेट करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। Which project has been launched to provide employment to educated unemployment youth in India? तो पढ़े लिखे ऐसे लोग, मतलब ऐसे जवान लोग हैं जिनके पास में नौकरी नहीं है, तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है उन लोगों के लिए कि भाई उनको नौकरी दी जाए? तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ये एक ऐसी योजना है जिसके थ्रू जो पढ़े लिखे जवान लोग हैं उनको नौकरी दी जाती है। ओके, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? सो इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि बहुत स्किल्ड हैं और जिनके जो कि हर एक फील्ड में एक्सपर्टीज है, मतलब एक्सपर्ट हैं, तो इसी को अपन ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन यहाँ पे यानी कि बनाना, तो ह्यूमन कैपिटल यानी कि स्किल्स और एक्सपर्ट बनाना, लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व करना। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, यानी कि एक समय के साथ में ह्यूमन कैपिटल जो है उसको बढ़ाते हैं हम, और इस प्रोसेस को ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ओके, किस तरीके से बढ़ाते हैं? उनको अच्छी एजुकेशन दे करके, उनके अंदर स्किल्स डाल करके, उनको अच्छा फूड दे करके, अच्छा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे करके। ओके,
चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को आप, ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक होता है उसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करके, ठीक है, एजुकेशन में खर्चा करके, हेल्थ पे खर्चा करके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह दे करके आप क्या कर सकते हो, उनके अंदर स्किल जो है या फिर एक्सपर्टीज जो है वो एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, ओके, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? सो इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड अटेनिंग गुड हेल्थ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन है जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उनकी एजुकेशन बेहतर होगी, तो उसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन है वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों पे ध्यान रख के, इन चीजों पे खर्चा करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? तो इट रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको ही अपन फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। जो प्रोडक्शन के अंदर जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जिन फिजिकल चीजों की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्शन के दौरान, उसी को अपन फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। अब जितना ज्यादा फिजिकल कैपिटल होगा उतना ज्यादा हमारा नेशन जो है वो प्रोडक्शन कर पाएगा, इतनी सी बात है, राइट। व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटल? अब फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? तो जो भी पेपर क्लेम्स वगैरह होते हैं उनको अपन फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। सो पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल। व्हाट इज ऑन दी जॉब ट्रेनिंग? अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? तो जॉब करते वक्त भी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टेकिंग प्लेस इन नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन। तो जहां पे भी जो लोग काम कर रहे हैं उस दौरान जब उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? सो इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज के अंदर, जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में चले गए, है ना, एक कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसको अपन माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है? So it brain drain refers to migration of skilled manpower to developed countries of the world. तो अगर किसी अंडर डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड कंट्री से कोई अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर या कोई बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग वाला व्यक्ति जब माइग्रेट कर जाता है किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, तो उसे अपन ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं। और अच्छे दिमाग वाले से मेरा मतलब है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, ओके, स्किल्ड पर्सन। What is right to education? अब right to education क्या है? So in the year 2009, the government of India has passed an act called RTE. तो 2009 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको RTE नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है? इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अब इस एक्ट के अनुसार क्या है कि जितने भी बच्चे हैं, 6 साल से 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इज necessary. Okay, so it makes education a matter of right to all children in the age group of 6 to 14 के भाई 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं इनका अधिकार है पढ़ना, तो इनको फ्री में पढ़ाई करवाना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक एक्ट पास किया था हमारी गवर्नमेंट ने 2009 के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल क्रेडिट? अब एग्रीकल्चरल क्रेडिट से आप क्या समझते हो? सो इट मीन्स क्रेडिट फॉर द फार्मिंग फैमिलीज, ठीक है। तो जो भी फार्मिंग फैमिलीज है जब उनके लिए लोन वोन की सुविधा जब उनको दी जाती है, जब उनको चाहिए होती है, तो उसको अपन एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से जानते हैं। डिफाइन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब देखो, कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के, कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? जैसे गांव वगैरह में क्या होता है कि जो किसान होते हैं अब वो बैंक्स वगैरह में तो जा नहीं पाते, ठीक है, तो वो लैंडलॉर्ड्स के पास में चले जाते हैं, विलेज के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास में जाते हैं लोन के लिए, मनी लेंडर्स के पास में जाते हैं। सो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। नेम 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात कर ली, अब इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं। तो देखो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। तो ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली जो रूरल एरियाज के जो फार्मर्स हैं, जब उन्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ जाना होता है तो वो इनकी तरफ जाते हैं, जब उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ जाना होता है तो वो इनकी तरफ जाते हैं। ओके,
What is meant by agriculture diversification? So agriculture diversification का मतलब क्या होता है? So it refers to reallocation of some farms' productive resources into new activities or crops. तो यहाँ पे जब जो भी मतलब एग्रीकल्चर के दौरान जिन भी चीजों का यूज कर रहे हैं, जब उन चीजों को अपन दूसरे काम में लगा लेते हैं, उन चीजों को जब हम दूसरे कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट। अब माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन। तो माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? इट रेफर्स टू स्मॉल लोन्स मेंट फॉर इम्पोवराइज्ड पीपल, यानी कि ये छोटे मोटे लोन होते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए होते हैं। ठीक है, इसी को अपन माइक्रो क्रेडिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसे प्रोडक्शन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज हैं जॉब के अंदर, मतलब जितने होने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हैं। ठीक है, सो इट इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो एक्चुअल में जितनों की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा जब एंगेज होते हैं वर्कर्स किसी काम के अंदर, तो उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इट्स अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वर्कर्स को फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है। हाउ इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिफाइड इन इंडिया। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया के अंदर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक तो डिसगाइज्ड और एक होता है सीजनल। ठीक है, तो सीजनल कैसे कि भाई रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग, तो जब वो उनकी क्रॉप का सीजन होता है तब वो काम करते हैं, जब उनकी क्रॉप का सीजन नहीं होता है तो वो फ्री होते हैं, मतलब उनके पास में किसी भी तरीके का काम नहीं होता। तो ये हो जाता है सीजनल, और डिसगाइज्ड अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज what do you mean by structural unemployment? Structural unemployment क्या होता है? So it is that unemployment which occurs due to structure change in the economy. तो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है, इंडस्ट्रीज के अंदर चेंज आता है, फिर उसके बाद में नई इंडस्ट्रीज आती हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज ऑनगोइंग होती है वो बंद हो जाती हैं, रिसेशन आ जाता है, मतलब इकोनॉमी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में जब किसी तरीके का चेंज आता है और उससे लोगों की नौकरियां जब चली जाती हैं, तो उसको ही अपन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाती है, उसके अंदर एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, और अगर किसी इंडस्ट्री में कोई एक्सपर्ट नहीं है तो उनके हाथ से उनकी जॉब चली जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था अभी। सो इट इज अ पीरियोडिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक पीरियड के लिए बेरोजगारी होती है ये, क्रेडिटेड बाय सीजनल वेरिएशन, सीजन के चेंज होते वक्त इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसमें पर्टिकुलरली अपन एग्रीकल्चर को ही कंसिडर करते हैं। ओके, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल पॉपुलेशन का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है? सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कैजुअल हायर्ड वर्कर्स जो होते हैं, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब उनकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो उसको अपन कहते हैं कैजुअलाइजेशन, कि भाई अब ये कैजुअल हो गया है, मतलब अब ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन, ये कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स है, वर्कफोर्स है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स हैं अब वो एज अ कैजुअल लेबर हायर किए जा रहे हैं। ओके, जो पर डे बेसिस पे होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है? सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, मतलब कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो वर्कफोर्स है, जब वो कम हो जाती है, देन इनफॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जब बढ़ जाते हैं वर्कफोर्स, तो उसको अपन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के नाम से जानते हैं। What is jobless growth? अब jobless growth क्या होती है? So jobless growth is a situation when the level of output in the economy tends to rise. तो देखो growth है तो इसका मतलब क्या है कि जो output है वो बढ़ रहा है, और jobless है इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट बढ़ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं बढ़ रहा, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, वो इनोवेशन की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, ओइंग टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी
विदाउट एनी मीनिंगफुल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जॉबलेस है तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट में किसी तरीके का ग्रोथ नहीं हुई है, यहाँ पे ग्रोथ हुई है सिर्फ इनोवेशन की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से। इसी सिचुएशन को अपन जॉबलेस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ओके, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट सेज एज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब ऐसी सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो मतलब जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और जीडीपी यहाँ पे हालांकि बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा होती है जॉबलेस ग्रोथ के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सो इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है। अब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक या फिर सोशल डेवलपमेंट जब होता है तो उसे अपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इकोनॉमी के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, सोशल भी आ जाता है और इकोनॉमिक भी आ जाता है। सो सोशल डेवलपमेंट की यहाँ पे भी जरूरत होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी यहाँ पे जरूरत होती है जब अपन पूरी इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स बननी है, रोड्स बन रही है, डैम्स बन रहे, नहीं, स्कूल्स भी बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स भी बनने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जब मतलब ये सारी चीजें जब बढ़ती है तो उसको अपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सो इट रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए। तो ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं, है ना, हमारी इकोनॉमी में, तो उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सो विच सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये सारी चीजें क्या करती है कि सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं, इसलिए इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से हम जानते हैं। ऑलराइट, नाउ वाई इज एनर्जी कॉम्पोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एनर्जी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट क्यों है? सो एनर्जी इज अ लाइफलाइन ऑफ इंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपको पता है कि किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से ही बढ़ सकता है, कि जिस दिन भी एनर्जी कट डाउन होगी उस दिन प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोडक्शन की लाइफलाइन क्या है? एनर्जी है। We cannot think a day when we can do without electricity, power, oil और diesel। तो हम एक भी दिन इमेजिन नहीं कर सकते प्रोडक्शन का, या कैसा भी, मतलब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इमेजिन नहीं कर सकते बिना लाइट के एक भी दिन, बिना ऑयल, बिना डीजल, बिना पेट्रोल के एक भी दिन। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज हेल्थ केयर अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हेल्थ केयर को इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्पोनेंट क्यों माना गया है? सो हेल्थ केयर सर्विस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज अ की एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड एफिशिएंट मैन पावर इन अ कंट्री। तो हेल्दी और एफिशिएंट मैन पावर होगी, मतलब हेल्दी अगर मैन पावर होगी तो वो और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगी। जितना ज्यादा एफिशिएंटली वो काम कर पाएगी उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी का जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, है ना, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इसी वजह से हेल्थ केयर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। नाउ व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? सो इट इज चूजिंग टू ट्रेवल आउटसाइड योर लोकल एरियाज फॉर मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज के लिए जहां पे भी आप रहते हैं तो उधर उस जगह से बाहर जब आप जाते हैं मेडिकल सर्विसेज अवेल करने के लिए तो उसी को अपन मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। ओके, फिर व्हाट आर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इंडिया के अंदर क्या क्या है? सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर स्मॉल हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, विच आर सेटअप मोस्टली इन टाउन्स, जो कि छोटे मोटे टाउन्स के अंदर सेटअप किए गए हैं, रूरल एरियाज में सेटअप किए गए हैं, और जो एक एक सिंगल सिंगल डॉक्टर्स जिनको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही अपन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के नाम से जानते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर दी सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया। अब प्राइमरी अपन समझ चुके हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर कौन कौन से होते हैं सेंटर्स हमारे इंडिया के अंदर। सो ये क्या होते हैं? प्राइमरी से थोड़ा सा अपग्रेडेड होते हैं। ओके, सो दीज आर दी अपग्रेडेड हेल्थ केयर सेंटर्स कंपेयर टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हैव फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, ईसीजी एंड एक्सरेज। तो ये सारी फैसिलिटीज भी होती हैं सेकेंडरी के अंदर। सो दे आर लोकेटेड इन द बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स। तो ये कहाँ पे, थोड़े से जो बड़े शहर होते हैं वहां पे सेकेंडरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अब टर्शरी हेल्थ केयर तो और ज्यादा एडवांस होंगे। ओके, सो ये हाई एंड फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? सो इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो मतलब लंबे समय से जब रियल पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है तो इसी को ही अपन इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ओके, फिर आता है डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? सो इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ में जब इकोनॉमी का वेलफेयर भी बढ़ रहा है
तो उसको अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से समझते हैं। फिर अपन बात करते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, साथ ही में इकोनॉमिक वेलफेयर, ये अपन समझ चुके हैं। फिर अपन यहाँ पे जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि दोनों ही चीजें दोनों ही ग्रो करनी चाहिए, आज के जनरेशन के साथ साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी। ओके, सो इन ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। Give two examples of biotic components of environment। अब हमारे environment के दो biotic components के बारे में बताना है, तो plants and animals, ठीक है। सो कुछ biotic components होते हैं, कुछ abiotic components होते हैं, living and non living के तरीके आप इसको समझ सकते हो। सो abiotic के अंदर water, air, ये सारी चीजें आ जाती हैं। Alright, so define carrying capacity of environment। अब carrying capacity of environment क्या मतलब है इस बात का? So carrying capacity of environment refers to exploitation of resources does not exceed generation of resources। दो चीजें होती है, एक होता है exploitation और एक होता है regeneration। regeneration मतलब दोबारा से खुद को बनाना। तो जो exploitation होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए regeneration से। अगर exploit ज्यादा होंगे और regenerate नहीं हो पाएंगे तो हमारे environment की carrying capacity जीरो है। Okay, so exploitation of resources does not exceeds the regeneration of resources so that the resources endowment its own depleted। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो resources है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होने चाहिए, मतलब डिप्लीट नहीं होने चाहिए। जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड्स द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। जो जनरेशन है मतलब वेस्ट का जो जनरेशन है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। भाई वेस्ट उतना ही होना चाहिए ना जितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर पाए। अब एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब इतना कर नहीं पा रहा है और वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, सो दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट पोल्यूटेड। ओके, तो उतना ही वेस्ट जनरेट होना चाहिए जितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सके। Now, next is name any two indicators of human development index। So, HDI के दो आपको indicators बताने हैं, life expectancy and educational achievement। ये इसके दो index हैं। Name any two indicators of comparative development। So, comparative development है comparison करने के लिए दो countries के development किस तरीके से आप compare करोगे, तो GDP growth rate के हिसाब से कर लोगे और demographic profile के हिसाब से आप कर लोगे। demographic profile के अंदर सारी चीजें आ जाती है, मैंने आपको बताया है, literacy rate, mortality rate है ना, infant mortality rate, death rate, फिर उसके बाद में अपन एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर डेमोग्राफिक के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट इज नेम द टू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट वेयर इंडिया हैज टॉप्ड पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान से कौन से ऐसे दो एरियाज है जिनके अंदर बहुत ऊपर है, तो पहले है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। फिर आता है नेम टू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट वेयर पाकिस्तान हैज टॉप्ड इंडिया। अब ऐसे दो एरियाज जहां पे पाकिस्तान हमसे ज्यादा बेहतर है, सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन, तो इन दो केसेस में पाकिस्तान इज मच मोर बेटर देन इंडिया। ओके, व्हाट इज कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। अब कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग से आप क्या समझते हो? सो इट इज अ फार्मिंग, इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब जब लोग इकट्ठा होकर के जब एक साथ मिलकर फार्मिंग करते हैं तो उसे कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग के नाम से हम जानते हैं। इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज चाइना सरपास्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ा है? सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को पीछे छोड़ दिया है। नेम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो ये बच्चों यहाँ पे आपके जो शॉर्ट आंसर्स है वो कंप्लीट होते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आई होप ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको 100% देखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं, है ना। तो एक तो देखो क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और जो चीजें आपको नहीं पता है वो इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प भी कर जाएंगे, करेक्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।